हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एजुफ्लिक। फ्रेंड्स, कल हम अपने विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें कल हमने अपना टेस्ट 1 लगाया था, जो कि बेस्ड था पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे। उसमें हमने प्रीवियस 25 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हमारी बारी है 26 नंबर क्वेश्चन की। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है हमसे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेक्स्ट ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में क्या क्या चीज़ें नीचे बात कही गई हैं, उसमें हमको देखना है क्या पूछा गया हमसे, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें से। ठीक है, इट इज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्या ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेकंड दे रखा है, इट प्रोवाइड्स बोथ डायरेक्शंस एंड पॉलिसी इनपुट्स बट नॉट टेक्निकल एडवाइस। ये डायरेक्शंस एंड पॉलिसी इनपुट्स तो देती है, लेकिन टेक्निकल एडवाइस नहीं देती है। एंड थर्ड ऑप्शन फ्रेंड्स में दे रखा है, इट प्रोवाइड्स अ कोलैबोरेटिव एंड बॉटम अप्रोच। इसकी जो अप्रोच है वो कोलैबोरेटिव है एंड बॉटम अप है। तो फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें आप ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है 1 and 3 ओनली, बी ऑप्शन दे रखा है 2 and 3 ओनली, सी ऑप्शन दे रखा है 1, 2 and 3 ओनली, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन। तो फ्रेंड्स, अब आप इसको अटैम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि इट इज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो यस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इसके अलावा हमको एक बात और याद रखनी है कि ये नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी भी है, क्योंकि इसके लिए कोई लॉ भी नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि इट इज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो यस इट इज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, तो यस इट इज़ नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। ठीक है, अब सेकंड इसमें दे रखा है कि इट प्रोवाइड्स बोथ डायरेक्शंस एंड पॉलिसी इनपुट्स बट नॉट टेक्निकल एडवाइस। फ्रेंड्स, ये गलत है, क्योंकि जो नीति आयोग है वो हर चीज़ के बारे में एडवाइस देता है, क्योंकि ये हमारे जो गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। तो इसलिए जो भी चीज़ ज़रूरत होती है उसमें नीति आयोग हमारी गवर्नमेंट की हमेशा हेल्प करता है। अब इसमें नेक्स्ट बात की गई है, इट इज़ कोलैबोरेटिव विद बॉटम अप अप्रोच। तो फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल सही है। ये कोलैबोरेटिव है बॉटम अप अप्रोच से। मींस जो पहले हमारा प्लानिंग कमीशन था ना, जिसको रिप्लेस करके अब नीति आयोग आया है, तो जो प्लानिंग कमीशन था वो उसकी उसकी जो अप्रोच थी वो थी टॉप डाउन अप्रोच। लेकिन जो नीति आयोग है उसकी अप्रोच है बॉटम अप। अब मैं आपको बताती हूँ टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच में क्या डिफरेंस है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये है कि टॉप डाउन का मतलब ये है कि जो टॉप पे ऑफिशियल्स बैठे हैं वो कोई मतलब लॉ बनाएंगे और उसको नीचे वाले लोगों को फॉलो करना है। मीन्स इसमें ये चलता था कि मतलब कि वन साइज फिट फॉर ऑल, मतलब जो भी उन्होंने रूल बना दिए उस पर उसको ही सबको फॉलो करना है। फिर उसकी उस स्टेट की कंडीशंस कैसी हैं या उस जगह की कंडीशन कैसी है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये है कि जो नीचे के लोग हैं, जो उस प्रॉब्लम से वाकई में जूझ रहे हैं, वो हमको बताएंगे कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। तो दिस इज़ ये हमारी जो बॉटम अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है पहले के मुकाबले। इसलिए जो हमारा अब हम इसमें ऑप्शन लगाते हैं कि कौन सा सही है, तो हमने फ्रेंड्स देखा था कि सेकंड ऑप्शन इसमें गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, तो हमारा आंसर सही कौन सा है, ए ऑप्शन हमारा सही है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंटीग्रेशन ऑफ अर्थवाइल प्रिंसली स्टेट्स कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमको ये जानना है, हमारे हमारे पहले के जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उसमें हमने जो उनको हम अपने इंडिया में इंटीग्रेट किया है वो किस किस मेथड के थ्रू किया है। जैसे कि आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में हमारे इंडिया में 500 कुछ, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो अभी याद नहीं है, 500 कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें से केवल 3 स्टेट्स ऐसे बचे थे जिन्होंने इंडिया के साथ मिलने से मना कर दिया था। क्योंकि उस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे तो उन्होंने मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके सामने एक ये पॉलिसी रखी थी कि या तो वो इंडिया के साथ मिल सकते हैं, या वो पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से बाकी जो स्टेट्स थे वो तो इंडिया के साथ मिल गए थे, लेकिन जो 3 स्टेट्स थे उन्होंने मना कर दिया था इंडिया के साथ मिलने के लिए। इसमें से कुछ स्टेट ऐसे थे जो कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। ठीक है, तो इनको किसी ना किसी मोड, किसी न किसी तरीके के थ्रू इंडिया में मिलाया गया था। तो उसमें हमको यही बताना है कि कौन से तरीके के थ्रू किसको मिलाया गया था। तो इसमें दे रखा है कि हैदराबाद को किससे मिलाया गया था, रेफरेंडम के थ्रू। मतलब जो लोग वहाँ के थे उनको वोट दे, उनको उनसे कहा गया था कि आप बताइए आपको किसके साथ में मिलना है। ठीक है, जूनागढ़ को मिलाया गया था पुलिस एक्शन से। और थर्ड दे रखा है कश्मीर को मिलाया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन से। ठीक है, अब हमसे इसमें पूछा है, क्या पूछा है हमसे इसमें हमसे पूछा है कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, कौन से हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं। ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। इसमें ऑप्शन दे रखा है 1 and 2 ओनली, ना बी दे रखा है 3 ओनली, सी दे रखा है 1 and 3 ओनली, और डी रखा है 1, 2 and 3 ओनली। तो फ्रेंड्स, अब आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है बी,
थ्री ओनली, बिकॉज यहाँ पे है ना ये हैदराबाद, इसको मिलाया गया था पुलिस एक्शन से, और जूनागढ़ इसको मिलाया गया था रेफरेंडम से। तो ये जस्ट आपस में एक दूसरे के क्रॉस में है, ठीक है। और कश्मीर था, हाँ, उसको मिलाया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन से। अगर आपको ये भी पता है तो आप इसमें थोड़ा सा तो अंदाज लगा के कर सकते हो, लेकिन हाँ, इसमें 3 ऑप्शन में 3 है, तो आपको ऊपर में से किसी ना किसी का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे आगे अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें दे रखे हैं एक तरफ फेस्टिवल्स दे रखे हैं, एक तरफ दे रखे हैं स्टेट, कि कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है अम्बुबाची मेला जो कि असम में मनाया जाता है। इसमें दे रखा है जत्रा जो उड़ीसा में है। इसमें बताया गया विशु जो कि उत्तर प्रदेश में है, और रंगोली बिहू जो कि झारखंड में है। तो अब हमसे पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया हमसे कि कौन से पेयर्स हैं जो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसमें आपको अगर थोड़ा सा भी पता है तो आप इसमें सोच के बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे पता है, मुझे ये पता है कि विशु उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन नहीं है, और थर्ड ऑप्शन नहीं है तो मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर सकती हूँ, ठीक है। थर्ड भी वाला नहीं है तो फर्स्ट वाला भी नहीं होगा हमारा, सेकंड भी नहीं होगा, और हमारा फोर्थ वाला भी नहीं होगा, हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? साफ आपको दिख रहा है कि हमारा आंसर सी सही है। कौन सा सही है? सी सही है। मीन्स जो अम्बुबाची मेला है वो असम में मनाया जाता है, और जो चैत्र जत्रा है वो उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। फ्रेंड, यू हैव टू फोकस हियर कि आपको नॉट करेक्ट देखना है इसमें, कि कौन सा सही नहीं है। जहाँ पे नॉट वगैरह वर्ड्स होते हैं ना, इनको ध्यान से सर्कल कर लीजिए कीजिए, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कि हमारा क्या बोला जाता है, उसके बारे में क्या चीज़ में ऐसी है जो सही नहीं है, ठीक है। इट इज अथोराइज्ड टू ऑडिट कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये ऑडिट करते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को। बी ऑप्शन में दे रखा है कैग सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अपनी एनुअल रिपोर्ट जो होती है उसको प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। सी इसमें दे रखा है इट कॉम्प्लाइज एंड मेंटेन्स अकाउंट्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के जो क्या कहते हैं अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करते हैं। और इसमें चौथा दे रखा है कि कैग इज रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड एंड इन द सेम मैनर एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हमारा हटाया जाता है उसी तरीके से कैग भी हटाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम आंसर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पहला दे रखा था इट इज अथोराइज्ड टू ऑडिट कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सेकंड जो दे रखा है कि सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट किसको, प्रेसिडेंट को, ये भी सही है, ठीक है। थर्ड इसमें दे रखा है कि कैब कंप्लाइज एंड मेंटेन, जो वो कंप्लाइज करते हैं और मेंटेन करते हैं किसको, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं उनको। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात यह है कि पहले ये ऐसा करते थे, लेकिन 1976 में जो हमारे कैग हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के काम से मुक्त कर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट का जो अकाउंट को मेंटेन करना था वो अभी ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए ये वाला हमारा जो ऑप्शन हो गया ना, ये वाला गलत हो गया। और बाकी इसमें नेक्स्ट वाले में दे रखा है कि इनको हटाया तो सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज नॉट करेक्ट। फ्रेंड, यू हैव टू फोकस हियर ऑल्सो नॉट, द वर्ड नॉट, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए मतलब जो रेस्पेक्ट में कौन सी बात इसमें नीचे दी गई सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, हमें ऑप्शन दे रखे हैं ए, द एनसीबीसी हैज़ बीन कन्फर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जो एनसीबीसी है ना उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है। ये सेकंड इसमें दे रखा है इट इन्वेस्टिगेट्स एंड द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर द बोथ द ओबीसीज अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड एंग्लो इंडियंस, ये एंग्लो इंडियंस और ओबीसी के लिए जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होते हैं ना उसको उसकी देख रेख करते हैं, ठीक है। उसको इसमें नेक्स्ट दे रखा है द कंडीशन एंड सर्विस और टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर्स, इसका एनसीबीसी का टेन्योर होता है वो डिटरमाइन करते हैं कौन, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा ये एनुअल रिपोर्ट अपनी किसको सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। किसको सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट को। तो इसमें आपको चेक करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है, ठीक है। अब इसको अटेम्प्ट कीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको आंसर को चेक करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो दे रखा है ना कि एनसीबीसी कन्फर्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ये बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ भी 102 अमेंडमेंट हुआ था, इसके बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 338 बी में। आर्टिकल 338 बी में हमारा आने लगा है एनसीबीसी, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, क्या जो मतलब ओबीसी है और जो एंग्लो इंडियंस है उसके लिए एनसीबीसी काम करता है। तो फ्रेंड्स, में याद रखना एंग्लो इंडियंस नहीं है, ओबीसी के लिए वर्क करते हैं, और एंग्लो इंडियंस के लिए कौन वर्क करता है, वो वर्क करता है हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट,
ठीक है। एससी वाला जो एनसीएससी है ना, एनसीएससी, वो वर्क करता है हमारे एंग्लो इंडियंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन वाला क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया था, नॉट करके पूछा गया था। बाकी ऑप्शन में उसमें दे रखा है जो कंडीशन है वो डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट, तो ये भी बिल्कुल सही है, और जब अपनी रिपोर्ट भी किसको सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं हम लोग। With reference to the overseas citizens of India card holder, consider the following statement. ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। ये पूछा गया हमसे, अभी हम चलो चेक कर लेते हैं, सही, हाँ सही पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शंस को पढ़ते हैं। अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट एनी टाइम आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एलिजिबल टू बिकम ओसीआई कार्ड होल्डर। इसमें बोला गया है कि हर वो सिटीजन जो कि इंडिया का कभी ना कभी पार्ट रहा था, या फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस किया गया था उस टाइम में पार्ट रहा था, तो वो एलिजिबल है ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए, ठीक है। इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा दे रखा है, The OCI card holder are entitled to multiple entry lifelong visa for visiting India for any purpose। इसमें दिया गया है जो OCI होल्डर्स होते हैं ना, वो इंडिया में बहुत बार विजिट कर सकते हैं अगर उनको मतलब किसी भी पर्पस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है OCI कार्ड होल्डर एंजॉय द राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें ये दे रखा है कि जो OCI होल्डर्स होते हैं ना, वो इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी का जो राइट है उसको उसको मतलब उसको उसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं, हमारे ऑप्शन में फ्रेंड्स में दे रखे हैं। पहली बात तो यही है कि करेक्ट पूछा गया हमसे, ऑप्शन है इसमें 1 and 2 ओनली, बी है 3 ओनली, सी है 2 and 3 ओनली, एंड डी है 1 2 and 3 ओनली, ठीक है। तो आप चेक कीजिए, आप इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा इसमें सही है। तो फ्रेंड्स अब इसका हम आंसर को अटैम्प्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये जो दे रखा है ना पहला वाला ऑप्शन, इसमें दे रखा है कि सिटीजन एंड कंट्री के और जो कमेंट्स करने के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन के रहे हो, मतलब सिटीजन रह चुके हों, तो ये बिल्कुल सही है, वो ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये इसमें दे रखा है मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो थर्ड वाला दे रखा है ऑप्शन, इसमें ये दे रखा है कि राइट टू इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, ये राइट नहीं है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाले के केस में, ओसीआई कार्ड होल्डर को राइट नहीं है कि हम उसको इक्वल ट्रीट करें या उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, और थर्ड ऑप्शन से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। देखो थर्ड ए वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, तो हमारा आंसर क्या बचा, ए बचा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं अपने। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेफरेंस टू स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिक्वेस्ट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के केस में जो ऑफिशियल होते हैं ना, स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं, उनके बारे में क्या चीज़ इसमें से इसमें जो बातें कही हैं उसको हमको देखना है कि उसमें से क्या सही है या क्या गलत है, ठीक है। हम चेक करते हैं इसमें पूछा क्या हमसे गया है, इसमें हमसे फ्रेंड्स पूछा गया करेक्ट क्या है, ठीक है। तो हम अपने ऑप्शन को पढ़ते हैं। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट प्रोवाइड फॉर दिस ऑफिस। जो स्टार्टिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे ये जो ऑफिस था वो नहीं था, ठीक है। सेकंड इसमें दे रखा है द ऑफिस फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। जो ऑफिस है ना वो अंडर किसके आता है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के, ठीक है। और थर्ड वाला दे रखा है इट सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और जब अपनी एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, ये सब सबमिट करती है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसमें अब चेक करना है कि आपको कौन सा सही है कौन सा नहीं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं अब इसमें क्या दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखा है इसमें फर्स्ट वाला 1 and 3 ओनली, सेकंड दे रखा है 1 and 2 ओनली, सी दे रखा है 1 2 and 3 ओनली, एंड डी दे रखा है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप इसको अटैम्प्ट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम बात करते हैं अब ऑप्शंस की, आप इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो स्पेशल ऑफिसर्स थे वो रखे गए थे, यस रखे गए थे, ठीक है। दूसरा दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर में आता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर में आता है। तीसरा देखिए फ्रेंड, एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। ये गलत है, क्योंकि किसको सबमिट करता है, प्रेसिडेंट को। अब तक आपने पीछे रिपोर्ट के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर रिपोर्ट किसको सबमिट की जाती है, प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे ना, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें थर्ड ऑप्शन अगर हमारा गलत है तो हम यहाँ से एलिमिनेशन लगा सकते थे, ये वाला भी गलत हो जाता है, ये वाला भी गलत हो जाता है, ठीक है। और इसमें एक भी हमको पता होता कि सही है तो हम इसमें नन पे जाते ही नहीं कभी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा सही है बी वाला ऑप्शन, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी ऑफ अ कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के और पॉलिटी के अकॉर्डिंग किसी अपनी कंट्री के क्या चीज़ इसमें सही है, ठीक है।
अब देखो इसमें ऑप्शन है हमारे, अ कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटरमाइन करता है कि पीपल किस तरीके से रहने वाले हैं वहाँ पर, और उनकी रिलेशनशिप डिसाइड करता है गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, अ कंट्री डेट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मे नॉट नेसेसरी बी डेमोक्रेटिक। सेकंड इसमें दे रखा है कि वो कंट्री जिसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, कॉन्स्टिट्यूशन है तो जरूरी नहीं है वो डेमोक्रेटिक हो, ठीक है। एंड थर्ड वाला ऑप्शन में दे रखा है, अ कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो पावर है ना गवर्नमेंट की, उस पर लिमिट लगाता है, ठीक है। तो इसमें अब ऑप्शन देख लेते हैं, क्या पूछा गया हमसे, करेक्ट आंसर पूछा गया हमसे, ओके। तो अब इसमें ऑप्शन है हमारा, पहला वाला 1 ओनली, बी दे रखा है 2 एंड 3 ओनली, सी दे रखा है 1 2 एंड 3 ओनली, एंड डी दे रखा है 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। तो फाइंड आउट कीजिए फ्रेंड्स इसमें क्या सही है क्या गलत है। देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सही है सी। देखिए फ्रेंड्स, और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप किसके बीच में है, पीपल के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट में दे रखा था कि जो कंट्री है ना, ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, ठीक है। ये बिल्कुल आप सोच लीजिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो। आप उसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इंग्लैंड का, वहाँ पे मोनार्की है लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का, ठीक है, अनरिटन है लेकिन है का। लेकिन हाँ ऐसा जरूर है कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री होगी ना तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। लेकिन उल्टा वाला जो वाइस वर्सा है ना वो सही नहीं है, जरूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन हो तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा, ठीक है। तो इसके बाद में इसमें नेक्स्ट दे रखा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना ये गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट लगाता है। ये आपको पता है कि ये डायरेक्शन देता है गवर्नमेंट को कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बताता है कि क्या आपको नहीं करना, ये भी साथ साथ बताता है इसमें। तो इसमें क्या कर दिया, इसने गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट लगा दी कि आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन भी दे रहा है कि आपको इसी डायरेक्शन में काम करना है। आप हाँ अच्छी डायरेक्शन तो उसको ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्शन कौन सी करनी है वो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जाके तो ऐड होने वाली है फाइनली। तो अकॉर्डिंग टू आपको काम किसका करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के ही काम करना है आपको आगे जाकर भी, ठीक है। तो डायरेक्शन दे रहा है और साथ में लिमिट भी लगा रहा है कि आपको ये काम नहीं करना है, तो ठीक है। तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट की पावर होती है उसमें लिमिट लगाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इमोल्यूएंट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ। इसमें बोला गया है जो सेकेंड शेड्यूल है ना वो किस किस प्रिविलेज और इमोल्यूएंट पे हमारी जो है क्या करती है, डील करती है, ठीक है। इसमें दे रखा है हमारा देखो, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर पर लेजिस्लेटिव असेंबली की और स्टेट्स के, ठीक है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पे, जजेस ऑफ हाई कोर्ट पे एंड लीडर ऑफ अपोजिशन पे, ठीक है। तो अगर आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, करेक्ट आंसर पूछा गया हमसे, ठीक है। ऑप्शन है इसमें 1 एंड 3 ओनली, बी है 1 3 एंड 4 ओनली, सी है 2 एंड 4 ओनली, और डी है 1 2 3 एंड 4 ओनली, ठीक है। तो आप इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी सेकंड शेड्यूल है ना, सेकंड शेड्यूल में कहीं पर भी मेंशन नहीं है प्राइम मिनिस्टर के बारे में और लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। फ्रेंड्स आप इसके लिए मेरा लेसन भी देख सकते हैं जो कि मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिश किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन वाले लेसन आप मेरी प्लेलिस्ट पर चले जाइएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कहीं पर भी आप देखेंगे वहाँ पे किस किस चीज़ों के बारे में मेंशन है, किस किस चीज़ों के बारे में मेंशन नहीं है। वहाँ पर मैं अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को कवर करवा रही हूँ वर्ड बाई वर्ड, ठीक है। तो अब इसमें आप देखिए कि इसमें जब मेंशन नहीं है 2 और 4 के बारे में, 2 और 4 जब मेंशन ही नहीं है तो देखिए फ्रेंड्स आपका 2 और 4 मेंशन नहीं तो कहाँ कहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो सही क्या हो गया, सही हो गया ए। इसमें फ्रेंड्स आपको एक बात भी याद रख सकते हैं, देखो अगर आपको ये भी पता है ना कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं तो आप आंसर को निकाल सकते थे। देखो 4 इसमें भी था, 4 इसमें भी था, 4 इसमें भी था, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको लगा सकते थे, ठीक है। अगर आपको जरूरी नहीं है आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता होता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं हम। The Supreme Court is bound to declare a law is as invalid as if it violates. Supreme Court किस लॉ को वायलेट मतलब इनवैलिड बोल सकती है जो वायलेट कर रहा हो, क्या वायलेट कर रहा हो, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। अब इसमें हम चेक करते हैं, देखो इसमें क्या पूछा गया, करेक्ट आंसर बताना है। इसमें ऑप्शन है पहला 1 ओनली, बी है 1 एंड 2 ओनली, सी है 2 एंड 3 ओनली, एंड डी है 1 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। तो आप इसको फाइंड आउट कीजिए कि इसमें क्या आंसर इसका हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स के लिए जो अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई भी लॉ फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको सुप्रीम कोर्ट मना कर सकती है, ये तो आपको पता है। जैसे एनजेएसी जो एनजेएसी था हमारा नेशनल जुडिशियल कमीशन जो मतलब बनाया गया था अपॉइंट करने के लिए जजेस को, तो उस टाइम पे देखा गया था कि मतलब वो क्या कर रहा था, वो फेडरलिज्म का जो गवर्नमेंट का जो वो था ना जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव थी वो अलग अलग रहती है, उस ब्रांच को वो क्या कर रहा था, खत्म कर रहा था, उसको इनवैलिड के दे दिया गया था। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स को भी अगर कोई लॉ फॉलो नहीं करता है ना तो उसको भी इनवैलिड बोल दिया जाता है।
लेकिन आप देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जस्टिसेबल तो नहीं है ना, जस्टिफाइड तो कहीं पर भी नहीं है ना, तो इसको अगर फॉलो नहीं कर रहा है ना तो कोई बात नहीं है, ठीक है, उसके लिए इसको किसी भी लॉ का इनवैलिड नहीं बोला जाता है। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगर इसको भी कोई फॉलो नहीं कर रहा ना तो उसके लिए भी कहीं पर भी हम लोग मतलब कहीं पर भी किसी भी लॉ को इनवैलिड नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगर फॉलो करे तो अच्छी बात है, ना फॉलो करे तो हो सकता है कोई कंडीशन बन गई इसलिए ना फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इन दोनों के केस में नहीं किसी को इनवैलिड बोल सकते, हम किसके केस में बोल सकते हैं, ओनली फंडामेंटल राइट्स के केस में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, वन ओनली, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। 36 दे रखा है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, शंकरी प्रसाद केस। इसमें शंकरी प्रसाद के केस क्या दे रखा है, पार्लियामेंट कैन अवरेज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो पार्लियामेंट है वो किसी भी फंडामेंटल राइट को अवरेज कर सकती है, ठीक है। सेकंड इसमें दे रखा केशवानंद भारती केस, इसमें जो कंसेप्ट आया था वो आया था इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इसमें ये बोला गया, ठीक है। और थर्ड इसमें बोला गया मिनेवा मिल्स केस, इसमें क्या बोला गया, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स शुड बी बैलेंस, मतलब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्या रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या बोले गए हैं हमारे, ऑप्शन इसमें बोले गए हैं फ्रेंड्स, देखिए ए दे रखा है वन, इसमें पहले चेक कर लीजिए करेक्टली मैच पूछेगा, ठीक है। ए दे रखा है 1 2 ओनली, बी दे रखा है 2 ओनली, सी दे रखा है 1 and 3 ओनली, डी दे रखा है 1 2 and 3 ओनली, ठीक है। तो आप इसमें चेक करके बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला बिल्कुल सही दे रखा है कि इसका शंकरी प्रसाद जो केस था ना उसमें अब्रिज करता है फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करने का मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट तक हमारा जो पार्लियामेंट है वो हमको पहुंचाता है, ठीक है। सेकंड इसमें देखा केशवानंद भारती केस में क्या बताया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन बताया गया था, ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। इस टाइम पे जो केशवानंद भारती हमारे खत्म हो गए हैं ना, तो उस टाइम पे इस टाइम पे ये वाला जो इनके इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है ना आपको अच्छे से समझ लेने, अच्छे से पढ़ लेने, क्योंकि हो सकता है किसी भी क्वेश्चन से कभी भी क्वेश्चन पूछ लीजिए आपसे, ठीक है। तो आप उस टाइम पे फिर अफसोस करते रह जाएंगे कि क्यों नहीं पढ़ा था मैंने, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा था, सो मिनेवा मिल्स केस, तो हाँ इसमें ये बोला गया था कि आपको फंडामेंटल राइट्स के बीच में और डीपीएसपी के बीच में क्या करना है, बैलेंस रखना पड़ेगा, तभी आप किसी भी डेवलपमेंट में अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप डीपीएसपी को फॉलो नहीं करेंगे तो लोग अपने जस्टिस को फॉलो नहीं कर पाएंगे, सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस उसमें दे रखे हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर और भी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि लोगों को अपने अधिकार ही नहीं मिलेंगे, तो उसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स में दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, only parliament shall have the power to make laws restricting the applications of fundamental rights to members of armed forces। इसमें दे रखा है कि केवल पार्लियामेंट को पावर है कि वो जो लॉज है वो बना सकती है मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस उसको कहीं भी रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में दे रखा है कि बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर शैल हैव द पावर टू मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस सच एज ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर के केस में स्टेट को भी पावर है और पार्लियामेंट को भी पावर है कि वो लॉ बना सकती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन हमसे क्या पूछे गए, इसमें पूछा गया करेक्ट कौन सा है, ठीक है। इसमें हमारे ऑप्शन है ए 1 ओनली, बी रखा 2 ओनली, सी रखा बोथ 1 and 2 ओनली, एंड डी रखा नाइट नंबर नॉट 2। इसमें फ्रेंड्स का आंसर आप बताइए क्या हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए, इसमें ये वाला इसमें जो दे रखा है ना, ये ओनली पार्लियामेंट मेक कर सकती है लॉ, तो ये बिल्कुल सही है, ओनली पार्लियामेंट ही लॉ मेक कर सकती है आर्म फोर्सेस के लिए कि उनको कहाँ रेस्ट्रिक्ट करना है और कहाँ रेस्ट्रिक्ट नहीं करना। लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा है ना, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो भी काम करता है ना वही पार्लियामेंट ही केवल करती है। उसमें जो बोथ वर्ड दे रखा है ना ये गलत था, ठीक है। अब ये वाला वर्ड गलत था तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया ए, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट में इसमें कौन कौन से राइट्स उनको दिए गए हैं, ठीक है। पहला हमारा ऑप्शन इसमें दे रखा है, राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, अपने चॉइस का वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकती हैं। सेकंड इसमें दे रखा है, राइट टू कंजर्व लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ देयर ओन, वो अपने कल्चर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को फॉलो कर सकते हैं, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड इसमें दे रखा है फ्रेंड्स, राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इन देयर ओन लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज में अपनी एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या दे रखे हैं। इसमें देखो, इसमें ये करेक्ट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारा 1 and 2 ओनली, सेकंड तरह का 2 3 ओनली, सी तरह का 1 and 3 ओनली, एंड डी तरह का 1 2 and 3 ओनली, ठीक है। तो अब इसका फ्रेंड्स आप आंसर बताइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए फ्रेंड्स,
राइट टू स्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 29 और 30 के अकॉर्डिंग हमारे में ये कहा गया है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं अपनी चॉइस के माइनॉरिटीज़, ठीक है। उसके बाद में सेकंड इसमें दे रखा है कि वो अपनी लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं, स्क्रिप्ट और कल्चर को, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड दे रखा है कि वो अपनी लैंग्वेज में अपनी एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो गया हमारा डी, 1, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब हम मूव करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉयज द एक्सप्रेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू डिनोट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड दिया गया ना प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, वो किसको डिनोट करता है? नेशनल इमरजेंसी को, केवल केवल प्रेसिडेंट रूल को, केवल फाइनेंशियल इमरजेंसी को, या फिर नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल दोनों को, ठीक है। तब इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ना वो है ए, नेशनल इमरजेंसी ओनली। मींस जो हमारा जो इसमें जो वर्ड दिया गया ना प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये केवल नेशनल इमरजेंसी के लिए यूज़ होता है, ओके, बाकी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं। Which of the following term is in the preamble best describe the notion that the people of India should behave as if they are members of the same family? इसमें बोला गया preamble में कौन सा ऐसा वर्ड है जो ये डिनोट करता है कि जो पीपल्स है ना इंडिया के, उनको ऐसा बिहेव करना चाहिए जैसे वो सेम फैमिली के मेम्बर्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड्स में ऑप्शन में दे रखा है, इक्विटी, इंटीग्रिटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स। आप मेरा इसके लिए अपना मैं जो लेसन डालने वाली हूँ आज प्रेम्बल का, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इक्विटी ऑप्शन पहले आप खुद लगाइए। अच्छा, देखिए फ्रेंड्स, इक्विटी इक्विटी क्या बोलता है? इक्विटी ये बोलता है कि हमको सबको इक्वल तरीके से ट्रीट करना है। अब इक्वल तरीके का मतलब एक और वर्ड होता है फ्रेंड्स, इसमें एक बात याद रखना, इक्वालिटी, 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 इक्वालिटी और इक्विटी में फ़र्क है, ठीक है। इक्विटी, इक्विटी में फ़र्क है, आपको याद रखना है कि इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है कि हमको सबको इक्वल ट्रीट करना है। जैसे सपोज़ कीजिए कि चाहे SC ST है, SC ST, वोमेंस, चिल्ड्रंस, मतलब क्या है? अब आपको पता है कि चलो SC ST को हटा दो, फिलहाल मैं यहाँ से हटा देते हैं। आपको पता है वोमेन है, वोमेन फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती है ना, मतलब मैन से ज़्यादा नहीं होती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ आपको गलत सेंस में मत लेना, मैं केवल ये बोलना चाह रही हूँ कि आपको ये पता है कि वो मैंस जो होते हैं वो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वोमेन से, ठीक है। इसके अलावा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं ना, मतलब होते हैं लेकिन इतना नहीं होता जितना मैन होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि सबको 50 kg वेट उठाना है, किसका उठाना? सबको 50 kg उठाना है, मैन को भी, वोमेन को भी, चिल्ड्रन को भी। तो फ्रेंड्स ये कंसेप्ट क्या बोलता है? ये कंसेप्ट बता रहा है आपको इक्वलिटी। क्या बता रहा है? इक्वलिटी। ये आपको क्या फॉलो करवा रहा है? इक्वलिटी, क्योंकि आपने सबको इक्वल ट्रीट किया, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड दे रखा है, अब इसमें हम बात करते हैं, देखो जैसे कि हमने लिया मैन, मैन, यहाँ पे वोमेन ले लिया और यहाँ पे चिल्ड्रन ले लिया। अब हम बोल रहे हैं कि देखिए, हम बोल रहे हैं कि मैन को उठाना है 50 kg, वुमेन को उठाना है 45 kg और चिल्ड्रन को उठाना है भाई 25 kg ओनली, ठीक है। तो ये क्या है? ये है इक्विटी। क्या है? इक्विटी, कि हमने सबको ट्रीट किया कैसे? उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये केस हमारे प्रेम्बल में या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से मायने रखता है? देखिए स्टार्टिंग में SC ST और वोमेंस या फिर OBC वाला ले लेते हैं हम, तो इनको इक्वल राइट्स नहीं थे ना, तो ये लोग उस टाइम से मतलब बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, इनको वो अधिकार ही नहीं मिले कि खुलकर सामने आ पाएँ, अपनी जो कैपेसिटीज़ है उनको सामने रख पाएँ। इनको कभी मतलब उस नज़रिए से देखा ही नहीं गया कि ये भी एक तरीके से ह्यूमन बीइंग है, इनके अंदर भी वही कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, इनका भी वही अधिकार हो सकते हैं, इनकी भी वही रेस्पेक्ट इनको मिलनी चाहिए, इनके अंदर भी वही डिग्निटी हो सकती है। तो मतलब उनको इतना सप्रेस किया गया, इतना ज़्यादा सप्रेस किया गया कि वो अपनी कभी भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को सामने लेकर आ ही नहीं पाए। और इसकी वजह से उनका जो माइंड सेटअप है ना वो भी ऐसा ही हो गया कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम सबको इक्वल ट्रीट कर सकते हैं। इक्वल ट्रीट का मतलब क्या है? कि हम सबको अपॉर्चुनिटी बराबर दें, सबको एम्प्लॉयमेंट का अधिकार सेम दें, सबको हम लोग जो रिजर्वेशन देते हैं वो ना दें, मतलब इक्वल नंबर से पास होना है आपको, जो पास होगा वही होगा। तो फ्रेंड्स क्या ये सही है? क्योंकि जो इंसान शुरू से मतलब बहुत ज़्यादा सप्रेस है, तो उसका माइंड अभी इतना डेवलप ही नहीं हो पाया है कि वो सब चीज़ों को इतने अच्छे से पकड़ पाए। और उस टाइम पे उसको चाहिए भैया जॉब, उसको चाहिए भैया थोड़ा एजुकेशन, उसको चाहिए और भी अदर मतलब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। तो उस टाइम पे अगर आप उस इंसान को, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इवॉल्व था, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप था, उससे हम उस इंसान की तुलना कर रहे हैं जो कि उससे आधा था या उसे थोड़ा सा आधा से ज़्यादा मान सकते हैं, उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ठीक है। तो इक्विटी का कंसेप्ट हमको ये बताता है कि सबको इक्वल ट्रीट करना है, इसलिए हम रिजर्वेशन देते हैं। रिजर्वेशन क्यों देते हैं? क्योंकि जो उनको सप्रेस किया गया है ना, तो उनको निकाल कर बाहर लाया जा सके, ठीक है। तो ये इक्विटी का कंसेप्ट हमको ये बताता है।
नेक्स्ट हमको बता दें इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि हमको सबको मिलकर रहना है, एक साथ रहना है, ठीक है। हम कभी भी किसी से अलग होकर काम नहीं करें। हम सोचें कि हम एक देश के नागरिक हैं, एक स्टेट के मतलब नागरिक हैं, या किसी फैमिली के नागरिक, मतलब इस तरीके से बिहेव करें, ठीक है। तो हमको ये बताता है कि हमको एक साथ रहना है, क्या करना है, एक साथ रहना है, ठीक है। और सेकंड्स में देखो थर्ड बता दें इक्वलिटी। इक्वलिटी समझा दिया मैंने आपको क्या होता है। और नेक्स्ट द फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि भाई भाईचारे से रहना, अच्छे से रहना, ऐसा रहना जैसे फैमिली में लोग रहते हैं, बिल्कुल जैसे मतलब किसी एक पे प्रॉब्लम है तो दूसरा टूट के पड़ा है उस पर। तो ये होता है भाई मतलब फैमिली के तरीके से रहना। देखो आप फ्रेंड्स में याद है ना, इंटीग्रिटी भी था और फ्रेटर्निटी भी था। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इंटीग्रिटी सही है या फ्रेटर्निटी सही है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंटीग्रिटी बात करता है कंबाइंड होगा किसी काम को करने की, किसको कंबाइंड होगा बस, ठीक है। इसमें फैमिली वगैरह का कोई मकसद नहीं है, इसमें देश भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब बिल्कुल कंबाइंड होगा। आपको किसको किसी चीज़ को कंबाइंड रहना है आपको, ठीक है। लेकिन फ्रेटर्निटी साफ साफ बोलता है कि आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे आपको फैमिली के मेंबर्स हो, आप एक ही कंट्री के मेंबर हो तो आपको अच्छे से बिहेव करना है, बिल्कुल ऐसा बिहेव करना है सब फैमिली में रहते हो बिल्कुल। तो उसके केस में हमारा क्या सही होगा? इसके हमारा आंसर सही हो गया डी। डी आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या बताना चाह रही थी। अगर आपको डाउट हो फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। अब अपने फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस में बी कंसिडर एज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19। इसमें ये बोला गया है कि कौन से ऐसे केसेस है जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स को जो आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया, राइट टू फ्रीडम, उसके अंदर दिया गया है तो उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन में दे रखा है प्रोहिबिटिंग वुमेन फ्रॉम ओपनिंग अप आ न्यू IT ऑफिस। एक वुमेन न्यू IT ऑफिस खोलना चाहती है, उसको हम रोक रहे हैं। दूसरा उसमें दे रखा है फोर्सिंग पीपल फ्रॉम सर्टेन कास्टेज टू परफॉर्म ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। जो सर्टेन कास्टेज हैं वो अपना ट्रेडिशनल जो उनका काम होता आ रहा है उसको परफॉर्म करना चाहती है और हम उनको रोक रहे हैं, ठीक है। और थर्ड उसमें दे रखा है डिनायल ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन है ना जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको हम मना कर रहे हैं देने से, ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं देने से, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया हमसे कि इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो हमको आर्टिकल 19 का वायलेशन करके दिखा रहे हैं, आर्टिकल 19 का क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, हमसे पूछा गया, पहले तो हमसे पूछा गया करेक्ट आंसर, क्या पूछा गया, करेक्ट, ठीक है। इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं फ्रेंड्स, हम ये चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस में दे रखे हैं 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली एंड 1, 2 and 3 ओनली, ठीक है। तो इसमें आप फ्रेंड्स उसका आंसर अटेम्प्ट कीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स का आंसर है डी, 1, 2 and 3 ओनली। क्योंकि अगर हम किसी वुमेन को IT ऑफिस खोलने से रोकते हैं ना तो ये भी उसका क्या हुआ, जो राइट टू फ्रीडम है जो वो करना चाहती है उससे हम रोक रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में दे रखा है फोर्सिंग पीपल। अगर हम किसी कास्ट के लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि उन्हें ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को फॉलो ना करें तो ये भी गलत है, क्योंकि वो हम उनको फॉलो मतलब उनकी बात को हम नहीं सुन रहे हैं। उनके जो हमारा आर्टिकल 19G के अंदर आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट के केस के बारे में, आर्टिकल 19G में आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट वाला केस, ठीक है। तो हम उनको एम्प्लॉयमेंट करने से रोक रहे हैं उनकी पसंद का, तो ये भी हमारा क्या आर्टिकल 19 का हमारा क्या हुआ, वायलेशन हुआ, ठीक है। थर्ड इसमें दे रखा है कि हम इन्फॉर्मेशन देने को मना कर रहे हैं, तो वो भी हमारा आर्टिकल 19 का क्या हुआ, वायलेशन हुआ, क्योंकि हम उसको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा कैसे हो गया 1, 2 and 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्पेशल फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ प्रेशर ग्रुप फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी। इसमें से कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि पॉलिटिकल ग्रुप को पार्टी से अलग करते हैं, स्पेशल मतलब पॉलिटिकल ग्रुप को, प्रेशर ग्रुप को किससे अलग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से अलग करते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स हम ऑप्शन देखते हैं, हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स इसमें दे रखा है पहला ऑप्शन पार्टीज टेक पॉलिटिकल स्टैंसेस बट प्रेशर ग्रुप डू नॉट टेक अप पॉलिटिकल स्टैंसेस शूज। मतलब क्या पार्टीज जो है ना वो तो पॉलिटिकल स्टैंस ले सकती हैं लेकिन जो प्रेशर ग्रुप है वो नहीं ले सकते, ठीक है। सेकंड में दे रखा है प्रेशर ग्रुप डू नॉट हैव द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो प्रेशर ग्रुप है उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होता है लेकिन पार्टीज का होता है, ठीक है। थर्ड इसमें दे रखा है कि प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट सीक टू गेट इनटू पावर वाइल पॉलिटिकल पार्टीज डू। प्रेशर ग्रुप का वो मतलब प्रेशर ग्रुप पावर की मांग नहीं कर सकते लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं, ठीक है। और इसमें दे रखा है थर्ड प्रेशर ग्रुप डू नॉट सीक टू इमोबलाइज पीपल वाइल पार्टीज डू। जो पॉलिटिकल पीपल्स है ना, जो प्रेशर ग्रुप्स है ना वो जो मतलब पीपल्स है ना उनको मोबिलाइज नहीं कर सकते, उनको यहाँ से वहाँ मतलब किसी भी अपने काम के लिए नहीं भेज सकते। जैसे कि अगर किसी चीज़ पर प्रेशर डालना है, किसी चीज़ हमको करवाना है तो उसके लिए वो मोबिलाइज नहीं कर सकते मतलब पीपल्स को, ठीक है। लेकिन और उसमें दे रखा है कि जो पार्टीज हैं वो कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको फ्रेंड्स चेक करना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सही है हमारा सी। जो प्रेशर ग्रुप्स है ना वो मतलब प्रेशर ग्रुप डू नॉट सीक टू गेट इनटू पावर। जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो पावर की मांग नहीं करते लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल स्टैंड ले सकते नहीं ले सकते ऐसा कुछ नहीं है, प्रेशर ग्रुप भी ले सकते हैं और पार्टीज भी ले सकती हैं, ठीक है। दोनों सही हैं। इसके अलावा उसमें दे रखा है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, तो ऐसा नहीं है, प्रेशर ग्रुप का भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अलावा मोबिलाइज कर सकते हैं वो पीपल्स को, यस वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो गया।
अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंथोरियम प्लांट ऑफ्टन मेंशन्ड इन द न्यूज़ इज अ, जो एंथोरियम प्लांट है ना, जो कि आजकल न्यूज़ में पता चल रहा है, तो वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं फ्रेंड्स। पहला इसमें दे रखा है डोमेस्टिक फ्लावरिंग प्लांट्स नोन फॉर प्योरीफाइंग सराउंडिंग एयर एंड रिमूव हार्मफुल एनवायरमेंट केमिकल्स। मतलब ये क्या है, एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि सराउंडिंग की एयर को प्योरीफाई करता है और जो हार्मफुल एयरबॉर्न केमिकल्स है उसको हटाता है, ठीक है, रिमूव करता है। सेकंड इसमें दे रखा है एक्जोटिक स्पीसीज है ये, टेंस टू रिड्यूस है, जो कि बायोडिवर्सिटी को क्या करती है, रिड्यूस करती है, और किस एरिया में, जिस एरिया में जो ग्रो हो रही है, ठीक है। फिर इसमें दे रखा है प्लांट नोन फॉर एब्जॉर्बिंग हार्मफुल मेटल्स एंड केमिकल्स फ्रॉम सॉइल। एक ऐसा प्लांट है जो कि सॉइल में से क्या केमिकल मेटल्स और हार्मफुल मेटल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और फोर्थ रखा है मेडिसिन प्लांट नोन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एक ऐसा प्लांट है जो कि ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो आप फ्रेंड्स में चेक कीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड्स में 43 में हमारा ए वाला सही है। मतलब क्या, ये डोमेस्टिक प्लांट है जो कि सराउंडिंग एयर को क्या करता है, प्योरीफाई करता है और रिमूव करता है हार्मफुल एयरबॉर्न केमिकल्स को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू द स्टेट फाइनेंस कमीशन के रेफरेंस में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, ठीक है। इसमें दे रखा है, पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है, इट इज़ कंसिडर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर एवरी 5 ईयर। ये हर चीज़ स्टेट गवर्नमेंट के बाद द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है हर 5 साल में। नेक्स्ट में दे रखा है, इट रिव्यूज एंड डिस्ट्रीब्यूट द रेवेन्यूज बिटवीन द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये रेवेन्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में, इसके अलावा रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में, ठीक है। और थर्ड दे रखा है इसमें, द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन आर नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। जो मेंबर्स है ना, वो री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। इसमें पूछा क्या जा रहा है हमसे, जो फ्रेंड्स हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें करेक्ट है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखा है 1 ओनली, बी दे रखा है 1 2 ओनली, सी दे रखा है 2 and 3 ओनली, एंड डी दे रखा है 1 2 and 3 ओनली, ठीक है। तो फ्रेंड्स में आंसर बताइए कि क्या आंसर इसका हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है ना हमारा, इसका जो आंसर, पहले हम इसका ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। तो ये सही है, हर स्टेट गवर्नमेंट के बाद द्वारा ये 5 साल में बनाया जाता है, ठीक है। सेकंड इसमें दे रखा है कि रिव्यू, ये डिस्ट्रीब्यूशन को रिव्यू करता है लोकल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, बिल्कुल सही है। और रूरल और अर्बन के बीच में, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट में दे रखा है ये री अपॉइंट नहीं हो सकते, ये गलत है, ये री अपॉइंट हो सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो थर्ड वाला गलत हो गया हमारा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया हमारा। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, दोनों सही थे, तो 1 and 2 ओनली, ठीक है। 44 का हमारा आंसर बी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए, विद रेफरेंस टू द डिफरेंट सोर्सेज कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें जो हमारे जो सोर्सेज है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उसको सोर्सेज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें एक तरफ दे रखे हैं हमारे फीचर, एक तरफ दे रखे हैं सोर्सेज। इसमें बोला गया अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। जो स्टेट गवर्नर है ना, सेंटर जो अपॉइंट करता है, वो कनाडियन, मतलब कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट में दे रखा है जॉइंट सिटिंग हाउसेस की जो होती है ना, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस जॉइंट सिटिंग होती है जब कोई बिल पास नहीं हो पाता, तो उसको लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। थर्ड दे रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया गया यूएसएसआर से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच्ड है, ये पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखा है 1 2 1 and 2 2 and 3 1 and 3 एंड 1 2 3। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी आप लॉजिक लगाएंगे ना, तो आपको अगर इसमें एक पता होगा तो आप निकाल लोगे आंसर। देखिए जैसे मुझे ये पता है थर्ड वाला, कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है ना, ये यूएस से नहीं लिया गया, किससे लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। ये आपको सबको ही पता होता है मोस्टली ये वाला क्वेश्चन तो, ठीक है। तो आप थर्ड वाला का गलत हो गया ना, तो आप देखिए ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया और ये वाला ऑप्शन भी गया। कौन सा आंसर हमारा सही हो गया, ए वाला। तो अगर हमको ये नहीं भी पता था ना, तो भी हम निकाल सकते थे इसका आंसर। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नर वाला जो कंसेप्ट है ना, वो लिया गया हमारा किससे लिया गया, कनाडा से लिया गया, और जो जॉइंट सिटिंग का कंसेप्ट है वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। इसमें से कौन सी प्रोविजंस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत थे, ठीक है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम, क्या दे रखे हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। इसने जो एस्टैब्लिशमेंट किया था पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसने डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। इसने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, एससी को इतनी सीटें, एसटी को इतनी सीटें, ये सब मुस्लिम को इतनी सीटें दी जाती हैं। तो मुस्लिम वाला अब तो खैर नहीं रहा है, अब तो एससी वगैरह का चल रहा है। तो उसके लिए इसने मतलब इसने प्रोविजंस दिए थे। इसके अलावा दे रखा है इसमें, इट प्रोवाइड्स डायकी। इसने डायकी सिस्टम को लेकर आया था किसके बीच में, गवर्नेंस के बीच में, प्रोविजंस की, ठीक है। इसमें हमसे पूछा क्या रहा है, इसमें से पूछा रहा है करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम इसके। ए रखा है 2 and 3 ओनली, बी रखा है 1 and 3 ओनली, सी रखा है 1 and 4 ओनली, डी रखा है 1 2 and 4 ओनली, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, में पहला जो उसमें दे रखा है ना, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बिल्कुल सही है, इसने इस्टेब्लिश किया था पब्लिक सर्विस कमीशन को। ठीक है, नेक्स्ट में दे रखा है कि इसने डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था पहली बार फर्स्ट टाइम कंट्री में, तो ये भी सही है। थर्ड इसमें दे रखा है कि इसने इंट्रोड्यूस किया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, तो ये फ्रेंड्स सही है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को तो इसने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन आपको ये बातें रखनी है कि डिप्रेस क्लासेस को नहीं किया था इसने। किसको किया था? इसने किया था सिक्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को या यूरोपियंस को। ठीक है, डिप्रेस क्लासेस को इसने इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था। ठीक है, इसके अलावा डायरकी को किया था फॉलो, तो यस डायरकी को फॉलो किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, में थर्ड वाला ऑप्शन हमारा गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है, तो हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं कौन सा हमारा एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो गया, और हमको पता है कि हमारा सेकंड वाला भी सही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी वाला ऑप्शन सही हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। किस्सा कवानी बाजार मैसाकर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। जो किस्सा कवानी बाजार मैसाकर है ना, वो किस उस समय किस मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें दे रखा है खुदाई खिदमतगार, पुनप्पा वेलार, स्वदेशी मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। अब फ्रेंड्स का अटैम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को कि ये वाला जो हमारा जो किस्सा खुआनी बाजार मैसाकर है ना, ये किससे रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ना वो है ए, खुदाई खिदमतकार। ये किससे रिलेटेड है? खुदाई खिदमतकार से। अब ये कैसे रिलेटेड है पता है? ये रिलेटेड है, देखिए जो किस्सा कवानी बाजार है ना, इसकी 19th एनिवर्सरी अभी मनाई गई थी। कौन सी बनाई गई थी? 19th एनिवर्सरी मनाई गई थी। इसके अलावा 100th एनिवर्सरी किसकी थी? अंजुमन ए इंशा उल अफगान, मतलब एक नाम ये मतलब वो थे 1921 में इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था। कौन सा मूवमेंट चलाया था उन्होंने? वही खुदाई खिदमतकार। ये चलाया गया था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियल प्रोविंस में। किसका चला गया था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चलाया गया था, जो कि उनकी जो पश्तून्स थे ना, उनके लिए जो बहुत ज़्यादा वायलेंट एक्टिविटीज़ कर रहे थे ना, उनके लिए चलाया गया था कि उनके लिए नॉन वायलेंट एक्टिविटीज़ की जाएँ और उनके साथ में गलत व्यवहार ना किया जाए। इस हमारे जो खुदाई खिदमतगार मूवमेंट है ना, इसको और नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है सुर्खपोश और रेड शर्ट्स। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स इसकी जो डिटेल है ना, आप उसमें आप चाहिए तो PDF ले लीजिएगा मुझसे, तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा पूरा, बहुत अच्छा आंसर इसका दे रखा है, बहुत बड़ा सा, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। अब बात करते हैं 48 क्वेश्चन की हमारे। ठीक है, ये बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के रेस्पेक्ट में इसमें से कौन से प्रोविजंस हैं जो हमारे क्या हैं, सही हैं, क्योंकि हमसे इसमें क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ यूपीएससी। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी जो यूपीएससी की स्ट्रेंथ को स्पेसिफाइज किया है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिटरमाइन द कंडीशंस एंड सर्विस ऑफ यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स। जो यूपीएससी चेयरमैन उसके मेंबर है ना, उसकी जो कंडीशंस हैं वो कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट दे रखा है हमारा द ग्राउंड ऑफ रिमूवल एंड मैनर ऑफ रिमूवल ऑफ स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इनको हटाने का जो रिमूवल की प्रोसेस है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। में पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा 1 and 2 ओनली, बी दे रखा है 2 and 3 ओनली, सी दे रखा है 1 3 ओनली एंड डी दे रखा है 1 2 and 3 ओनली। ठीक है, तो फ्रेंड्स में आप इसको अटैम्प्ट कीजिए पहले। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर है बी, वो है बी 2 and 3 ओनली। मीन्स इसकी स्ट्रेंथ डिसाइडेड नहीं है यूपीएससी में। ये जो यूपीएससी की स्ट्रेंथ है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिसाइडेड नहीं है। इसके अलावा इसके टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो इसका रिमूवल का ग्राउंड है ना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, अब अपने फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रीरोगेटिव राइट्स। जो प्रीरोगेटिव राइट्स है ना, उसके उसके जो रेस्पेक्ट में कौन सी बात इसमें सही नहीं है। ठीक है, रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटीज़। और रिट्स है ना, वो प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए इशू की जाती हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि हाई कोर्ट्स हैव अ वाइडर रिट जुडिक्शन दैन द सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट का जुडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉट 2। उसमें फ्रेंड्स देख लीजिए, आप करेक्ट आंसर का पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पहला ऑप्शन पहला इसमें दे रखा है, जो रिट्स इशू की जाती है वो प्राइवेट के लिए भी पब्लिक के लिए भी, बात बिल्कुल सही है। दोनों के लिए इशू की जाती है, प्राइवेट एंड अथॉरिटीज़ के लिए भी और पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए भी। इसके अलावा जो हाई कोर्ट है ना, उसका जो जुडिक्शन है ना रिट्स के मामले में बहुत ज़्यादा है, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल हमारे फंडामेंटल राइट्स के केस में कर सकता है। किसके केस में कर सकता है? फंडामेंटल राइट्स के केस में। लेकिन जो हाई कोर्ट है ना, वो एनी अदर मैटर में भी रिट्स जारी कर सकता है।
ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो गया फ्रेंड्स? इसका आंसर सही हो गया बी, बोथ 1 एंड 2, ठीक है, सी सॉरी, बोथ 1 एंड 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो एक्विजिशन है ना सिटीजनशिप का, कौन से एक्ट के अंतर्गत? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंतर्गत। इसमें बोला गया, इसमें जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया हमसे, इसमें पूछा गया करेक्ट ऑप्शन में कौन सा है, ठीक है। इसमें दे रखा है द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाई बर्थ। जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है ना, उनके जो बच्चे हैं उनको बाई बर्थ ही इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। उसके बाद उसमें सेकंड दे रखा है इफ़ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, अगर कोई टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाती है तो उसके जो रेसिडेंट हैं वो ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाते हैं इंडिया के, ठीक है। तो इसमें आपको फ्रेंड्स बताना है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारा 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2 ओनली, डी दे रखा है नाइदर 1 नॉट 2। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स में बताइए। देखिए फ्रेंड्स, द चिल्ड्रन है ना जो फॉरेन डिप्लोमेट्स के, वो बाई बर्थ हमारी जो सिटीजनशिप है उसको एक्वायर कर लेते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो बाई बर्थ हमारी सिटीजनशिप को एक्वायर नहीं कर सकते। हाँ, वो चाहते हैं तो बाद में हम अपने जो जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो ले सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर वो बाई बर्थ नहीं ले सकते, क्योंकि बाई बर्थ का हमारे कंसेप्ट नहीं है। बाई बर्थ का कंसेप्ट तो यूएसए में है कि जब जो उनकी सॉइल पे पैदा होता है उसको बाई बर्थ सिटीजनशिप मिल जाती है बाकी, लेकिन यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अब इसमें सेकंड दे रखा है कि जो क्या कहता है, अगर किसी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया अपने अंदर मिला लेता है तो उसके जो सिटीजन है ना वो ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाते हैं इंडिया के। तो ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट होती है ना वो लिस्ट इशू करती है कि इसमें कौन से लोग सिटीजन बन सकते हैं और कौन से नहीं बन सकते, इसलिए। और उसमें एक मतलब क्राइटेरिया वगैरह होता है, लेकिन हाँ ऑटोमेटिकली सारे सिटीजन को बना दिया जाता है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली वर्ड जो दिया गया है ना ये वाला, इसकी वजह से पूरा आंसर हमारा गलत हो रहा है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो गए, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा ही हो गया? डी। इसमें आंसर कौन सा ही हो गया? कौन सा हमारा? डायरेक्टर 1 नॉट 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हमने आज अपना 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। कल हमने 25 क्वेश्चन किए थे, आज हमने फिर से 25 क्वेश्चन किए। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे की सीरीज़ को कल और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।